नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित ज्ञान क्लासेस पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा के दूसरा बुक वर्णिका से आने वाले सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस एक ही वीडियो में पूरा वर्णिका का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव का। बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। इस बुक का पहला पार्ट है दही वाली मंगम्मा। इसका पहला क्वेश्चन है मंगम्मा क्या बेचती थी। तो इसका सही आंसर है बी नंबर दही। मंगम्मा जो है दही बेचती थी। दूसरा प्रश्न है दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो इसका सही आंसर है ए नंबर श्रीनिवास। तीसरा प्रश्न है दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र जो है ये मंगम्मा है। अगला प्रश्न है 4 नंबर का दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर बेंगलुरु से। अगला प्रश्न है दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर बहुओं को। दही वाली मंगम्मा कहानी में जो है यह बहुओं को संदेश दिया गया है। अगला प्रश्न है मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो इसका सही आंसर है सी नंबर 4 सदस्य। मंगम्मा के परिवार में जो थे ये 4 सदस्य थे। अगला प्रश्न है श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है डी नंबर कर्नाटक में। भारत के कर्नाटक राज्य में श्रीनिवास का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कथाकार को बरसों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। तो इसका सही आंसर है डी नंबर दही। कथाकार को जो है मंगम्मा जो थी वो दही दिया करती थी बरसों से, यानी कई वर्षों से दही बेचती थी और उसके घर पे जाती थी देने के लिए। अगला प्रश्न है मंगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर है बी नंबर नंजम्मा। मंगम्मा की बहू का नाम जो था वो नंजम्मा था। अगला प्रश्न है दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर कन्नड़ भाषा में। दही वाली मंगम्मा जो है ये कन्नड़ भाषा में रचित कहानी है। अगला प्रश्न है दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। तो इसका सही आंसर है ए नंबर बी आर नारायण। यानी दही वाली मंगम्मा कहानी जो है इसका हिंदी में अनुवाद जो किया है ये बी आर नारायण ने किया है। अगला प्रश्न है रंगप्पा कौन था। तो इसका सही आंसर है डी नंबर इनमें से कोई नहीं। मंगम्मा का पुत्र भी नहीं था, नंजम्मा का भाई भी नहीं था, मंगम्मा का पुत्र भी नहीं था। ये रंगप्पा जो था ये था गांव का जुआरी। अगला प्रश्न है मंगम्मा एवं नंजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। तो इसका सही आंसर है बी नंबर मंगम्मा का पोता। अगला प्रश्न है कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी। तो इसका सही आंसर है सी नंबर माँ जी। कथावाचक को जो है मंगम्मा माँ जी कहती थी। अगला प्रश्न है दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर बेंगलुरु की एक सम्भ्रात महिला। अगला प्रश्न है अधिक बुद्धिमान कौन थी। तो इसका सही आंसर है सी नंबर नंजम्मा। अधिक बुद्धिमान जो थी ये नंजम्मा थी। अगला प्रश्न है मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। ये बताना है मंगम्मा जो है किसकी प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर एक ग्रामीण महिला की प्रतिनिधित्व करती है मंगम्मा। अगला प्रश्न है बहू की दशा है। तो इसका सही आंसर है ए नंबर मगरमच्छ सी। बहू की दशा जो थी वो मगरमच्छ सी हो गई थी। पहला पार्ट का प्रश्न जो है ये समाप्त हो गया और दूसरा पार्ट का प्रश्न करते हैं। और दूसरा पार्ट का नाम है ढाते विश्वास। तो इस पार्ट का पहला प्रश्न है ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित क्या दिखाया गया है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर उड़ीसा राज्य को। अगला प्रश्न है ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। तो ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार जो है ये सातकोरी होता है। इसका सही आंसर है सी नंबर। अगला प्रश्न है ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इसका सही आंसर है ए नंबर लक्ष्मी। यानी ढाते विश्वास कहानी जो है इसका प्रमुख पात्र यानी मुख्य पात्र जो है ये लक्ष्मी थी। अगला प्रश्न है ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है। तो इसका सही आंसर है ए नंबर उड़ीसा का। अगला प्रश्न है ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है महानदी का वर्णन किया गया है।
ढाते विश्वास कहानी में महानदी का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर है यानी बी नंबर का। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, उड़िया भाषा में। ढाते विश्वास कहानी से जो है ये उड़िया भाषा में है। अगला प्रश्न है लक्ष्मी कौन थी? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, एक दिन महिला। लक्ष्मी जो थी ये एक दिन महिला थी। अगला प्रश्न है लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, 1 बीघा। लक्ष्मी के पास जो थी उसके पास 1 बीघा जमीन थी। अगला प्रश्न है ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, उड़ीसा राज्य की आपदा पर आधारित है। अगला प्रश्न है ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, महानंदा नदी का। ढाते विश्वास कहानी में जो है महानंदा नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है यानी दिखाया गया है। अगला प्रश्न है लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, यानी लक्ष्मी के गांव के समीप जो थे वे मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव के मंदिर थे। अगला प्रश्न है बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, यानी दलेई बांध को। अगला प्रश्न है गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, कटक से। गुण निधि जो था वो कटक से लौटा था। अगला प्रश्न है कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, गुण निधि। गुण निधि जो था वो स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। इस पार्ट का भी इतना ही प्रश्न है। अब अगला पार्ट क्या देखते हैं। ये इस बुक का तीसरा पार्ट है जिसका नाम है माँ कहानी है ये। तो इसका पहला प्रश्न है मंगू किस कहानी की पात्र है? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, माँ कहानी की। मंगू जो है ये एक माँ कहानी की पात्र है। अगला प्रश्न है माँ कहानी का कहानीकार कौन है? इसमें बताना है सुजाता है या ईसवी पेटलीकर है, ईश्वर पेटलीकर है या सावर दहिया है या लक्ष्मी है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर, ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी का कहानीकार जो है ये ईश्वर पेटलीकर है। अगला प्रश्न है माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है माँ का वर्णन किया गया, माँ कहानी में माँ की ममता का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर है बी नंबर, माँ। अगला प्रश्न है माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, मंगू। यानी माँ कहानी में जो है मंगू जो है प्रमुख पात्र है, यानी मुख्य पात्र है। मंगू का ही ज़्यादातर वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है मंगू कैसी लड़की थी? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, यानी पागल लड़की थी। अगला प्रश्न है माँ किस भाषा में रचित कहानी है? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, गुजराती भाषा में। माँ कहानी जो है ये गुजराती भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है ईश्वर पेटलीकर की रचना है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, खून की सगाई। अगला प्रश्न है माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, यानी ईश्वर पेटलीकर के द्वारा। माँ कहानी जो है ये ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है माँ कहानी में कौन पागल थे? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, यानी मंगू। यानी माँ कहानी में जो है मंगू पागल थी। अगला प्रश्न है किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, यानी कुसुम को। कुसुम जब ठीक होकर आई अस्पताल से तब गांव के लोग जो हैं ये मंगू को भी अस्पताल जाने के लिए सलाह दे रहे थे माँ को। अगला प्रश्न है मंगू की उम्र कितनी थी? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, यानी 12 वर्ष। मंगू की उम्र जो थी ये 12 वर्ष की थी। अगला प्रश्न है मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो मंगू की माँ को जो है 2 पुत्र थे, इसका सही आंसर है बी नंबर। अगला प्रश्न है मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी कौन है? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, व्यवहार कुशल। ठीक है, वहाँ के कर्मचारी जो थे वे व्यवहार कुशल थे। अगला प्रश्न है कहानी का प्रधान पात्र कौन है? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, माँ। इस कहानी का प्रधान पात्र जो है माँ है। अगला प्रश्न है इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, समाज के लोगों की। कि समाज के लोगों की ये उक्ति थी। अगला प्रश्न है मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, जन्मजात से। मंगू को जो पागल का रोग था, पागलपन का, ये जन्म से ही था। अगला प्रश्न है माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो यानी बताना है कि जब
मंगू को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो माँ में क्या परिवर्तन हुआ? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, नहीं वह भी पागल हो गई। इस पार्ट का भी इतना ही प्रश्न है। अब देखते हैं अगला पार्ट। ये जो है ये इसका चौथा पार्ट है जिसका नाम है नगर। ये कहानी है और इसका पहला प्रश्न है पापपाती किस रोग से ग्रसित थी? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी पपपाती। अगला प्रश्न है नगर कहानी का कहानीकार कौन है? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, सुजाता। नगर कहानी का कहानीकार जो है ये सुजाता है। अगला प्रश्न है नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, पापपाती। नगर कहानी का प्रमुख पात्र जो है ये है पापपाती। अगला प्रश्न है नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, मदुरै नगर का। नगर कहानी में जो है मदुरै नगर का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, पापपाती। यानी वल्ली अम्माल की पुत्री जो थी ये पपपाती थी। अगला प्रश्न है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, एस रंगराजन। अगला प्रश्न है सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, तमिलनाडु में। सुजाता का जन्म जो है ये तमिलनाडु राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न है सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, यानी 25 से अधिक। सुजाता जो है लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित कर चुकी थी? तो 25 से अधिक। अगला प्रश्न है नगर कहानी किस रचना से संकलित है? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, आधुनिक तमिल कहानियाँ से। अगला प्रश्न है और 10 नंबर का के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना कौन है? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, नगर। ये जो नगर कहानी जो है ये के ए जमुना द्वारा अनुदित है। अगला प्रश्न है नगर कहानी में संदेश किसको दिया गया है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। तो नगर कहानी में जो है यह संदेश दिया गया है कि नारियों को जो है शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न है पापयाती कौन थी? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, वल्ली अम्माल की पुत्री। पापयाती जो थी ये कौन थी? वल्ली अम्माल की पुत्री थी। अगला प्रश्न है पापपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, वल्ली अम्माल की अशिक्षा के कारण। पापपाती जो थी ये वल्ली अम्माल की अशिक्षा के कारण अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई, यानी कि वे उसके पिता जो थे पापपाती के वह अशिक्षित थे। अगला प्रश्न है बड़े डॉक्टर साहब पापपाती के संदर्भ में क्या आदेश किए थे? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, अस्पताल में भर्ती करने हेतु। इस पार्ट का भी इतना ही प्रश्न है 14 नंबर तक। फिर देखते हैं अगले पार्ट में। अब ये इस बुक का 5वां पार्ट है और इस बुक का लास्ट पार्ट भी है जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। तो इसका पहला प्रश्न है सीता को अपने घर ही में कैसा महसूस होता है? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, घुटन। सीता को जो है अपने घर में ही घुटन महसूस होता है। अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? श्रीनिवास, सुजाता, सावरदैया, सातकौरी होता। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी जो है इसका कहानीकार जो है ये सावरदैया है। अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका प्रमुख पात्र जो है ये सीता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो ये कहानी जो है ये है राजस्थान की, इसका सही आंसर है सी नंबर। अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? तो इसमें जो है नारी की प्रधानता दी गई है। अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, राजस्थानी भाषा की रचना है धरती कब तक घूमेगी, तो इसलिए इसका सही आंसर है बी नंबर। अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। बी आर नारायण, के ए जमुना, गोपाल दास नागर, ये तीनों में से जो है कोई नहीं है इसके अनुवादक। अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी संकलित है? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, समकालीन भारतीय साहित्य से। ये जो है धरती कब तक घूमेगी संकलित किस चीज़ से है? समकालीन भारतीय साहित्य से। अगला प्रश्न है सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, 50-50 रुपया देने की बात सुनकर घर छोड़कर चली गई सीता। अगला प्रश्न है सीता को कितने पुत्र थे? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, 3 पुत्र, यानी सीता को जो थे इसके 3 पुत्र थे। अगला प्रश्न है 11 नंबर का सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था?
तो इसका सही आंसर है बी नंबर कैलाश। सीता के बड़े लड़के का नाम जो था ये कैलाश था। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, अर्धविक्षिप्त की सी अवस्था किसकी थी? तो इसका सही आंसर है सी नंबर सीता की। अगला प्रश्न है कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ए नंबर राधा। यानी कैलाश की पत्नी का नाम जो था ये राधा था। अगला प्रश्न है कैलाश ने अपनी माँ यानी सीता को कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा? तो इसका सही आंसर है ए नंबर 50 रुपया। अगला प्रश्न है किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? तो इसका सही आंसर है ए नंबर सीता के, यानी कि सीता के भीतर जो है आंसुओं का समुद्र भर गया। अगला प्रश्न है सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? तो इसका सही आंसर है एक नंबर एक महीना। अगला प्रश्न है सीता अपने को क्या मानती है? तो इसका सही आंसर है ए नंबर भिखारिन। सीता जो थी वो अपने को भिखारिन समझती थी। इस बुक का इतना ही प्रश्न काफ़ी है बोर्ड परीक्षा के लिए। इसको अगर एक बार में अच्छी तरह से याद नहीं हुआ तो दूसरी बार भी देख लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसका पहला पार्ट लेकर के। गोदुली बुक का वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।